हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ दर्शित गोयानी, बायोलाइफ बायोलॉजी में आप सबका स्वागत है। 12th साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 12 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। लास्ट लेक्चर वी विल डिस्कस जो molecular diagnosis and its use and its applications for human welfare. Today we will be discuss the transgenic animals and how can be used for transgenic animals for human welfare products and its mode of actions. So we will be start the transgenic animals. It is a very important topic, and it is a very important for the biotechnologies applications. Transgenic animals. We have also now many types of transgenic animals are available, like a goat, like a cat, rabbit, rat, etc. So how can be its generate? हम किस तरह से ट्रांसजेनिक एनिमल्स को जनरेट कर सकते हैं, किस तरह से ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाया जा सकता है और उसके यूजेस क्या है। तो उसमें भी बायोटेक्नोलॉजी का एक मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जिसके हेल्प से हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ईयर गिव द definitions and its benefits for the modifications of transgenic animals, like animals that have had their DNA manipulated to possess and express an extra foreign genes are now as a transgenic animals. Simple definition है कि भाई एनिमल्स होते हैं, उसके पास तो अपना जीन्स एक होता ही है, अपने जीन्स होते हैं, उसके अंदर हमने फॉरेन जीन्स मतलब रिकॉम्बिनेट डीएनए डाल दिया, फॉरेन जीन्स डाल दिया जो एक्स्ट्रा कोई कैरेक्टर शो करता है, ऐसा कोई जीन उसके बॉडी के अंदर एंटर करवा दिया, और जिसके वजह से हमें फ्यूचर में मिलने वाला जो एनिमल है वो ट्रांसजेनिक मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि डिजायर्ड एनिमल मिलता है, हाइब्रिडाइज डिजायर्ड एनिमल्स मिलता है। जैसे कि हमने डिजायर्ड रेट बनाया, डिजायर्ड रेबिट्स, डिजायर्ड पिग्स, डिजायर्ड शीप्स और काउस। तो काउस के अंदर क्या था कि काउस है उसको प्रतिदिन 2 से 3 लीटर मिल्क हमें दे रही थी। अगर आपने कोई अदर काउ है उसके जीन्स निकाले, उसकी मिल्क प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है वो कंपैरिजन टू दिस काउ हाईली है, तो हमने इस एनिमल्स के अंदर वो हाईली रिप्रोड्यूस मिल्क करने वाला जो जीन्स थे वो एंटर करवा दिए, और हमें एक नई काउ मिली जिसके पास दूध प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी थी वो हाई थी। उसके बाद दूध के अंदर प्रोटीन्स का लेवल मेंटेन कर सकते हो। उसके बाद रेबिट्स, पिग, शीप्स, रेट, फिश, इन सब के अंदर आप इस सारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स हमारे पास अवेलेबल है अभी, क्योंकि हमने सक्सेसफुली ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए हैं, हमने उसका यूज किया है। उसमें से सबसे ज्यादा रेट 95% रेट है और ट्रांसजेनिक एनिमल्स में हम रिप्रोड्यूस करते हैं मतलब बनाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे व्हाइट रेट है, ब्लैक रेट है, ब्राउन रेट है, डिफरेंट डिफरेंट कलर के हम रेट्स देख रहे हैं। तो दिस इज अ पॉसिबल फॉर द ट्रांसजेनिक टेक्निक्स इज एक्स्ट्रा जो फॉरेन डीएनए है वो हमने पर्टिकुलर जो एनिमल है उसकी बॉडी के अंदर एंटर करवा दिया है। अब बात आई कैसे ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाने की जरूरत क्या हुई, क्यों बनाया, और दूसरा कि अगर बनाया तो ऐसा ट्रांसजेनिक एनिमल्स ह्यूमन को क्यों यूज होता है, ह्यूमन को कहाँ पे यूज होता है। पहली बात मैंने बताई थी कि हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी का एम यही है कि बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हमें कोई ना कोई ह्यूमन को बेनिफिट होना चाहिए, ह्यूमन वेलफेयर प्रोडक्ट बननी चाहिए, तो ही ये बायोटेक्नोलॉजी हमें यूज करनी। तो यहाँ पे ट्रांसजेनिक एनिमल्स की हेल्प से पहले तो मैंने बताया कि हमें अच्छा दूध प्रोडक्शन मिल सकता है, अच्छा मिल्क प्रोडक्शन मिल सकता है, ऐसी काउस, ऐसी बफेलोज ट्रांसजेनिक टेक्निक की हेल्प से हम बना सकते हैं। उसके बाद नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट के अंदर हम इस ट्रांसजेनिक एनिमल्स के यूज कर सकते हैं। स्टडी ऑफ डिजीज, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिजीज है उसको स्टडी करने के लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूज कर सकते हैं। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जैसे कि मिल्क, देन आफ्टर प्रोटीन्स प्रोडक्शन के लिए भी हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज कर सकते हैं। वैक्सीन की सेफ्टी चेकआउट करने के लिए भी हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज कर सकते हैं, और केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग करने के लिए भी हम एनिमल्स, ट्रांसजेनिक जो एनिमल्स है उसका यूज करते हैं। आपने सुना होगा कि नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, सपोज मैं आपको बात बता दूं कि हमने कोई एक वैक्सीन, हमने कोई एक दवाई बनाई, जैसे कि
इंसुलिन प्रोडक्शन करवाया है, इंसुलिन प्रोड्यूसर डीएनए इंसुलिन प्रोडक्शन करवाया है हमने, हेल्प ऑफ इंसुलिन इंजीनियरिंग प्रोसेस की हेल्प से हमने इंसुलिन प्रोड्यूस करवाया है। तो वो इंसुलिन की साइड इफेक्ट नहीं है, उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी क्या है, उसका डेवलपमेंट क्या है, वो सब चेकआउट करने के लिए पहले हम उस जीन को ट्रांसजेनिक एनिमल्स की बॉडी के अंदर एंटर करेंगे और उसको मैनिपुलेट करेंगे, देखेंगे कि इसका बेनिफिट क्या है, क्या क्या बॉडी के अंदर चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली हम ह्यूमन की बॉडी के अंदर ट्रांसफर करके हम यूज नहीं कर सकते। सो ऐसे बहुत सारे स्टेप आउट में से पास आउट करना है। उसके बाद स्टडी ऑफ डिजीज, कोई पर्टिकुलर डिजीज है उसको स्टडी करना है। सपोज कोरोना वायरस, दिस इज अ रिसेंट टॉपिक फॉर द टुडे रिसेंट टॉपिक है। अब कोरोना वायरस की साइंटिस्ट को उसका स्ट्रक्चर एक्सेट्रा सब डिस्कस करना है, चेकआउट करना है। तो क्या करेंगे, तो ह्यूमन का बॉडी का सैंपल लेके, तो वायरस की बॉडी के अंदर मूवमेंट कैसी वो नहीं देख सकते, वो नॉन लिविंग फॉर्म में उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर एक्सेट्रा स्टडी करना है। तो उस वायरस को हमें कोई ना कोई ट्रांसजेनिक एनिमल्स की बॉडी के अंदर ट्रांसफर करना है। उसके बाद उसके अंदर उसकी जो चेन है, उसकी जो सारी रिएक्शन है, किस तरह से मल्टीप्लाई होता है, किस तरह से उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, मतलब पूरी स्टडी करने के लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाते हैं, जिसके वजह से हम पूरी डिजीज की स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद बायोलॉजिकल प्रोडक्ट इंक्रीज करने के लिए, जैसे कि मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, प्रोटीन प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। उसके बाद वैक्सीन सेफ्टी के लिए, आपने अगर कोई वैक्सीन भी बनाई है, जैसे कि कोरोना की वैक्सीन बना दी, तो उसको सेफ्टी मतलब टेस्टिंग टेज में, आपने सुना होगा कि वैक्सीन टेस्टिंग टेज में चल रही है। टेस्टिंग मतलब ये जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं उसके ऊपर टेस्टिंग होता है, उसका पहले उसको स्टडी करने के लिए उसकी बॉडी के अंदर हमने वायरस डाला था। अब उस वायरस को हमारी वैक्सीन डिस्ट्रॉय कर पाती है कि नहीं, इसके लिए उस वैक्सीन को भी उस ट्रांसजेनिक एनिमल्स की बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। तो वैक्सीन सेफ्टी के लिए यूज होता है। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, कोई केमिकली हमने दवाई बनाई है, तो केमिकली हमने कोई टेस्ट करना है कि भाई ये केमिकल ह्यूमन बॉडी के अंदर इफेक्ट नहीं करेगा। जैसे कि कोई मिल्क बनाने में आपने कोई केमिकल यूज किया, कर्ड बनाने के लिए, कि फिर कोई ह्यूमन वेलफेयर प्रोडक्ट बनाई है, कोई भी प्रोडक्ट है, तो उसके अंदर केमिकल कंपोजिशन है, केमिकल है कोई भी, तो बॉडी के अंदर इफेक्ट नहीं होगी उसकी। इसके लिए हम भी केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग भी ट्रांसजेनिक एनिमल पर कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट है ह्यूमन वेलफेयर के लिए, इसलिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स को प्रोड्यूस करवाया जाता है और उसके यूजेस होते हैं। तो लेट्स वी विल बी स्टार्ट। पहले नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा है नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। So let's we will be start. The transgenic animal can be specifically designed to allow the study of how genes are regulated and how they are affect the normal function of the body and its development. Like example, study of complex factor involved in a growth such as insulins, like a growth factor, by introducing genes for the other species that are alter the formation of this factor, and study the biological effect that result. Information is obtained about the biological role of the factor in the body. सपोज हमने फैक्टर स्टडी करना है, जैसे कि इंसुलिन, लाइक ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन है जो एज अ ग्रोथ फैक्टर वर्क करता है, तो वो आपने डेवलप किया है, डिजाइड किया है। तो डिजाइड जीन्स को आपको एनिमल्स की, ट्रांसजेनिक एनिमल्स की बॉडी के अंदर एंटर करवाना है और किस तरह से वो रेगुलेट होता है वो देखना है, उसका नॉर्मल फंक्शन और बॉडी के अंदर डेवलपमेंट कैसा होता है वो भी देखना है। सो इसके लिए यहाँ पे एग्जांपल दिया कि हम देख सकते हैं कि स्टडी ऑफ फॉर कॉम्प्लेक्स फैक्टर इन्वॉल्व इन अ ग्रोथ सच एज इंसुलिन, लाइक ग्रोथ फैक्टर, बाय इंट्रोड्यूसिंग जीन फ्रॉम द अदर स्पीसीज, दूसरे स्पीसीज में से हमने रिमूव किया, दूसरे स्पीसीज ट्रांसजेनिक एनिमल्स के अंदर एंटर करवाया, और उसकी सारी स्टडी करनी है, बायोलॉजिकल इफेक्ट और उसके रिजल्ट देखने हैं। और उसके बाद उस इंसुलिन से वो अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं, वो अच्छा है कि नहीं, उसको मार्केट में हम रख सकते हैं कि नहीं, ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं कि नहीं, ऐसा सब कुछ हम कर सकते हैं। उसके बाद स्टडी ऑफ डिजीज, दूसरा टॉपिक है स्टडी ऑफ डिजीज। तो दूसरा टॉपिक है स्टडी ऑफ डिजीज। मैनी ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर डिजाइड टू इंक्रीज our understanding of how gene contribute the development
study of disease. Many transgenic animals are designed to increase our understanding of how gene contribute the develop of disease. कि हमारे जो जीन्स है डिजीज के वो किस तरह से डेवलप होते हैं, डिजीज के जीन किस तरह से कंट्रीब्यूट होते हैं, उस सब की अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें ट्रांसजेनिक एनिमल्स यूज होते हैं। जैसे कि मैं बताया था कि डिजीज का पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, कोरोना वायरस का अगर आपको स्ट्रक्चर चेकआउट करना है तो आपको क्या करना होगा कि आपको वो जो जीन्स है कोरोना वायरस के, उसको आपको ट्रांसजेनिक एनिमल्स के अंदर ट्रांसफर करके उसका स्ट्रक्चर एक्सेट्रा स्टडी करना है, जिसके वजह से आपको पता चल सकता है कि उसकी मोड ऑफ एक्शन क्या है। These are specially made to serve as a model for a human disease, so that the investigation of the new treatment for disease are made up possible. Today, transgenic model exist for the many human diseases such as a cancer, cystic fibrosis, rheumatoid arthritis and Alzheimer's. ये सारे डिजीज हैं, एल्जाइमर्स, रियोमेटोइड आर्थराइटिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, कैंसर। इन सारे डिजीज के जो वायरस, जो भी जीन्स थे, उसको पर्टिकुलरली स्टडी करने के लिए हमने इन सारे डिजीज के वायरस जीन्स को हमने पर्टिकुलरली एंटर करवाया ट्रांसजेनिक एनिमल की बॉडी के अंदर। सो दिस इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट। देन आफ्टर ऑल्सो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के अंदर भी हम इस तरह के जो हमारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स है उसको चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि medicine required to the treat contain human disease can contain biological product, but such product are the of expensive to the mark. The transgenic animal that produce useful biological product can be created by the introduction of portion of DNA or genes which code for the particular product, such as a human protein alpha-1 antitrypsin used to the treat for एम्फीसेमा डिजीज है। हमें पता है कि मेडिसिन डिजीज को ट्रीट करने के लिए प्रोड्यूस होती है, और हमें पता है कि बहुत सारी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है वो एज अ मेडिसिन यूज होती है। सो अब ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को आपको मार्केट में एक्सपेंसिव है क्योंकि वो प्रोडक्ट कम मिल रहे हैं। जैसे कि अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन एक ह्यूमन प्रोटीन है, और ये ह्यूमन प्रोटीन यूज होता है एम्फीसेमा डिजीज को ट्रीट करने के लिए। अब अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन तो बहुत कम प्रोड्यूस होगा और उसको आइसोलेट करने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि अदर ह्यूमन बॉडी के अंदर से आइसोलेट करे, उसकी दवाई बनाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारी प्रोसेस होगी। तो एम्फीसेमा का जो ये ट्रीटमेंट है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन्स की हेल्प से, तो अब हमें क्या करना है, पर्टिकुलर ये प्रोटीन यूज प्रोडक्शन करने वाले जीन्स को रिमूव करना है और उस जीन को हमें ट्रांसजेनिक एनिमल्स के अंदर एंटर करवा देना है। अब ट्रांसजेनिक एनिमल्स के अंदर हमने इस ह्यूमन प्रोटीन प्रोड्यूस करने वाला अल्फा एंटीट्रिप्सिन प्रोड्यूस करने वाला जीन्स एंटर करवा दिया। सपोज काउ की बॉडी के अंदर एंटर करवा दिया, तो काउ के मिल्क के अंदर अब ये अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन हमें मिलेगा, और उस प्रोटीन की हेल्प से हम एम्फीसेमा की ट्रीट कर सकते हैं। सिमिलरली एटेम आर द बीइंग ऑफ मेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फिनाइलकीटोनुरिया पीकेयू एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस और फिनाइलकीटोनुरिया की भी ट्रीटमेंट इसी तरह से हम कर सकते हैं। इन 1997 द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोइजेक produce the human protein enriched milk 2.4 ग्राम पर लीटर। कितना उसके पास इस हमारे इन 1997 के अंदर फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ बनाई गई, उसके अंदर उसका नाम था रोइस। वो हर रोज जो मिल्क प्रोड्यूस कर रही थी उसके अंदर 2.4 ग्राम जितना ह्यूमन वेलफेयर मतलब ह्यूमन प्रोटीन था, 2.4 gram per liter. The milk contained the human alpha lactobulum and was a nutritionally more balanced product for the human babies than a natural cow milk. हमें बहुत बात देखा है कि नेचुरल काउ मिल्क है ह्यूमन बेबी के ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, लेकिन उससे भी अच्छा हमने बनाया बायोलॉजिकल प्रोडक्ट एज अ 2.4 ग्राम पर लीटर प्रोटीन है। इस तरह का प्रोटीन जो ह्यूमन प्रोटीन एनरिच मिल्क है वो हमने प्रोड्यूस करने वाली ट्रांसजेनिक काउ बना दी।
दिस इज अ पॉसिबल। तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए मेडिसिनल रिक्वायर्ड होती है कोई अदर प्रोडक्ट्स, तो उसके लिए भी हम ए बायोलॉजिकल मतलब ट्रांसजेनिक एनिमल्स यूज कर सकते हैं। उसके बाद वैक्सीन सेफ्टी बहुत इजी है। द ट्रांसजेनिक माइस आर being developed for use for testing the safety of vaccine before they are used for on human. Transgenic mice मतलब उंदर, the transgenic mice are being used to test the safety for the polio vaccine. It is a successful and found to be reliable. They could replace the use for monkey to the test the safety for batch of the vaccines. मंकी के ऊपर ट्रांसजेनिक मंकी माइस के अंदर पोलियो की वैक्सीन फर्स्ट टाइम हमने यूज की थी एज अ बिफोर यूज ह्यूमन। अगर सारी टेस्टिंग अच्छी रही तो ही आप ह्यूमन के ऊपर यूज कर सकते हो वैक्सीन। तो अभी ऐसे ही कुछ कंडीशन चल रही है हमारी कोरोना वैक्सीन की। 3-4 महीने से हम सुनते आए कि वैक्सीन बन रही, बट वो सारे टेस्टिंग उसके फाइनलाइज टेस्टिंग हो गए, टेस्टिंग सक्सेसफुल मिलेंगे तभी उसका हम प्रोडक्शन कर सकते हैं और वो हम ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करवा सकते हैं। उसके बाद केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, this is a now as a toxicity safety testing. The procedure is the same that used for testing toxicity of drug. The transgenic animal are made the carry genes which make them more sensitive to toxic substance than non-transgenic animals. They are the exposed to the toxic substance and the effect study. The toxicity testing in such animal will allow us to obtain result in less time. केमिकल सेफ्टी, जैसे कि आपने कोई केमिकली ड्रग्स बनाई है तो आपको 2 एनिमल्स लेने हैं। एक एनिमल्स के अंदर एक केमिकल टेस्टिंग का जो ड्रग्स जो डीएनए होगा वो एंटर करवाना है और एक एनिमल्स को आपको ऐसे ही नॉर्मल रहने देना है और उन दोनों को स्टडी करना है। और कई बार हमें केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग के अंदर रिजल्ट बहुत कम मिलते हैं, मतलब कई बार फॉल्स रिजल्ट मिलने के चांसेस होते हैं कि टॉक्सिसिटी टेस्टिंग इन सच एनिमल विल अलाउ अस टू ऑब्टेन अ रिजल्ट इन लेस टाइम। कम टाइम में ही हमें रिजल्ट मिल जाते हैं कि अगर ये टॉक्सिक मतलब हमारा जो केमिकल है वो टॉक्सिक होगा तो हमारा जो एनिमल्स होगा, लाइक आपने कोई भी एनिमल्स यूज किया है वो उसका डेथ हो सकता है, मतलब जो ट्रांसजेनिक एनिमल है उसका डेथ हो सकता है कंपैरिजन टू नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स। मतलब ये स्पीडी प्रोसेस है, ज्यादा जल्दी हमें लेस टाइम में पता चल जाता है कि ये ह्यूमन वेलफेयर प्रोडक्ट है कि नहीं, ये काम आएगी कि नहीं। तो ये पूरा बेनिफिट और ये थे ट्रांसजेनिक एनिमल्स का पूरा टॉपिक। बट मैं बात करूँ कि हाउ कैन एंटर द डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ जीन इनटू द एनिमल्स, तो लाइक यहाँ पे मैंने दिखाया है ये एनिमल का सेल है, उसको माइक्रो इंजेक्शन और इंजेक्शन की हेल्प से आपने जो भी रिकॉम्बिनेट डीएनए के जीन्स बनाए हैं उसके न्यूक्लियस के अंदर एंटर करवाना है। हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही वो पर्टिकुलर जीन है वो रेप्लिकेट हो सकता है, क्योंकि जीन को रेप्लिकेट होने के लिए मतलब फॉरेन डीएनए को रेप्लिकेट होने के लिए क्रोमोसोम्स का पार्ट होना जरूरी है। अगर क्रोमोसोम्स का पार्ट नहीं है तो ये जीन्स रेप्लिकेट नहीं हो पाएगा। तो दैट इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट। हमें अगर कोई वेक्टर की हेल्प से हमने रिकॉम्बिनेट करके डाला होगा तो हमें न्यूक्लियस के अंदर इंजेक्ट करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे तो डायरेक्ट कोई फॉरेन डीएनए है उसको डायरेक्टली रिकॉम्बिनेट किए, रिकॉम्बिनेट नहीं करना मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस नहीं देनी है, उसके डायरेक्ट ही उसको आइसोलेट करके डायरेक्ट ही हमें सेल के अंदर इंजेक्ट करना है। सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम के अंदर जाके वो रेप्लिकेट होगा, रेप्लिकेट होके नए नए जीन्स बनाएगा और उसके सेल्स बनेंगे। उस तरह से आपको ट्रांसजेनिक एनिमल्स फाउंड हो गए। ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बेनिफिट भी दिए, इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन, इंक्रीज द फीड यूजेस ग्रोथ, improve the crisis composition, increase the disease resistance, enhance the qualification and reproduction। then after other दूसरी मेथड भी यहाँ पे है कि आप अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो अगर एग डेवलप हो रहा है, जैसे कि अभी जाइगोट फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन के दौरान ही मेल या फीमेल एग के अंदर आप माइक्रो इंजेक्शन की हेल्प से जीन्स को डाल सकते हैं। जो भी टाइप्स के आप जो जीन्स को बॉडी के अंदर एंटर करवाना है तो डाल सकते हैं, जिसके हेल्प से वो फ्यूचर जो भी माइस जनरेट होगा इस टाइप के एग में से उसके अंदर इस टाइप के जीन्स
प्रेजेंट्स हो गए, ट्रांसफर जाइगोट इनटू होस्ट माउस एंड ट्रांसजेनिक माउस बॉर्न। और ये जो हमारा जो लाइक अ टेस्ट ट्यूब बेबी ऐसा ही कह सकते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसके अंदर माइस के एग और मेल और फीमेल एग निकालने हैं, उसके बाद मेल और फीमेल एग को फर्टिलाइज करके उसके अंदर हमें माइक्रो इंजेक्शन के हेल्प से नए जीन्स डालने हैं, और अब इसको ए फर्टिलाइज जाइगोट को हमें उसके मदर के बॉडी के अंदर ट्रांसफर करना है, और मदर अब जो भी नया माइस को बॉर्न होगा वो ट्रांसजेनिक ही होगा, उसके अंदर नए जीन्स होंगे। उसके बाद आप दूसरी मेथड कर सकते हैं, ऑब्टेन द स्टेम सेल फॉर द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो, यहाँ से एम्ब्रियो निकाला, स्टेम सेल लिया, उसको स्टेम सेल के अंदर ही आप जो हमारा जीन है वो ट्रांसफर कर सकते हैं, हेल्प ऑफ माइक्रो इंजेक्शन। स्टेम सेल है, इसके अंदर आपने नए जीन्स को डाला, और देन आफ्टर फिर से आपको उसकी मदर की बॉडी के अंदर इस एम्ब्रियो को ट्रांसफर करवा देना है। अगर मदर के बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो गया है तो फर्टिलाइजेशन हो गया तो एम्ब्रियो बन गया होगा, एम्ब्रियो को बाहर निकाल के उसके अंदर नए जीन्स डाल के फिर से बॉडी के अंदर ट्रांसफर करके, और उस माइस में अब हमें जो भी हमने जीन्स एंटर किए थे उसके आइडेंटिफिकेशन मिलेगी। सपोज हमने केमिकल टेस्टिंग के लिए केमिकल डाला था, केमिकल रेजिस्टेंट केमिकल टेस्टिंग के लिए केमिकल प्रोडक्शन ड्रग्स डाली थी, तो उसके अंदर हमने एंटर करवा दिया। अब उसकी टॉक्सिक इफेक्ट है कि नहीं, वो हमें वो बच्चा मतलब जो भाई माइस है, चाइल्ड माइस है, उसकी बॉडी का स्टडी करने की हेल्प से हमें पता चल सकता है। उसके बाद आपने कोई वैक्सीन टेस्ट करनी है तो वैक्सीन टेस्ट करने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट इंक्रीज करनी है, जैसे कि आपको मैं बता दूं कि हमें ऐसी काउ बनानी है कि जिसकी मिल्क प्रोडक्शन अच्छी हो, तो मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और उसके अंदर प्रोटीन ज्यादा हो, इसके लिए हमें रिस्पॉन्सिबल जो जीन्स है वो डायरेक्टली काउ के एम्ब्रियो में और काउ के मेल और फीमेल सेल में हम डाल सकते हैं, और उसके बाद उस जाइगोट और एम्ब्रियो को हम फिर से काव के यूट्रस के अंदर डेवलपमेंट के लिए रख सकते हैं। और डेवलप होने के बाद जो भी हमें काव मिलेगी वो काव के पास ऐसे जीन होंगे जो मिल्क प्रोडक्शन सबसे ज्यादा करेंगे, मिल्क प्रोडक्शन अच्छा होगा, और ह्यूमन वेलफेयर प्रोडक्ट हमें अच्छी अच्छी मिल सकती है। तो ये है पूरा ट्रांसजेनिक एनिमल का कॉन्सेप्ट, बहुत इजी और सिंपल है। उसके बाद हमारा एक ही टॉपिक इस चैप्टर के अंदर है, इथिकल इश्यूज, कि हमें बायोटेक्नोलॉजी यूज करते ही कौन कौन से ऐसे इथिकल इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो ये सारे इथिकल इश्यूज के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के दौरान डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।